जो हमारा सेशन चल रहा था अभी, उसमें हम पढ़ रहे थे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम धीरे 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 एंड तक लेते आ रहे हैं। हमारा अब थोड़ा थोड़ा एंडिंग वाला पार्ट आ चुका है। तो मैं होप करती हूँ आपसे कि अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इवन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हर चीज़ को इतनी बार बोला है कि आपके माइंड में सेट ही हो गया होगा कि क्या है सिस्टम, क्या है डाइजेशन, क्या है, किस चीज़ को हम डाइजेशन कर रहे हैं, क्यों हम कर रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। और सिस्टम के जो हम अंग पढ़ रहे थे, तो हमने माउथ के बारे में जाना, तो वहाँ पे भी आपको पता चल गया होगा कि माउथ में हमने कैसे डाइजेशन किया, कौन कौन सी स्ट्रक्चर थी, कैसे हमने फिजिकल तोड़ा और कैसे हमने केमिकली तोड़ा। फिर उसके बाद में हम ईसोफेगस के पास आ गए थे कि ईसोफेगस का काम हम क्या कर रहे थे, एज अ फूड पाइप वो काम कर रहा था, ठीक है, फूड को लेके जा रहा था। जिस तरह से एक पाइप काम करता है वैसे ही वो हमारे किसके लिए काम कर रहा है, फूड के पाइप की तरह, कि भोजन को पहुंचाने का काम कर रहा था। तो कहाँ पहुंचा रहा था वो फूड पाइप, वो भोजन को पहुंचा रहा था हमारे स्टमक तक। फिर हमने स्टमक की बात कर ली। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक फ्लो चार्ट पढ़ा था कि यहाँ हमने एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन देखे थे, देन उसके साथ हमने ग्लैंड्स देखी थी, तो वैसे ही हमने इसको इस फॉर्म में हमने इसको पढ़ा है। तो फिर जैसे हम स्टमक के पास आए तो हमने स्टमक की स्ट्रक्चर देखी, हाँ, हमने उसको देखा कि क्या कहते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। फिर हमने साथ में उसके ग्लैंड्स पढ़ी, जिसे हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड के हमने क्या देखा कि वो कोई जूस बनाती है, ग्लैंड्स हैं। तो मैंने कहा था ग्लैंड्स का काम क्या है, सिक्रीशन करने का। तो सिक्रीशन किसका करेंगी, कोई ना कोई केमिकल का सिक्रीशन करेंगी या कोई जूस बनाएंगी। तो हमने सलाइवरी ग्लैंड का जूस देखा था, वो था सलाइवा, और गैस्ट्रिक ग्लैंड का जूस देखा था, वो हमने क्या कहा था, गैस्ट्रिक ग्लैंड का गैस्ट्रिक जूस कहा था। वही जूस उनका जैसे सलाइवरी ग्लैंड का जूस का कॉम्पोजिशन क्या था, सलाइवा प्लस एंजाइम्स। कौन कौन से, लाइसोसोम और हमारा टाइलिन एमाइलेज। वैसे ही हमने गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम्स देखे, वो कौन कौन से थे, HCl तो एंजाइम्स में नहीं आता, बट जो जूस का कॉम्पोजिशन है उसमें जरूर आता है। HCl आता है, देन पेप्सिन आता है और रेनिन आता है। जब हमने इन एंजाइमों को देखा तो हमने क्या देखा कि जो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड या हमारा जो एंजाइम था वो किसको डाइजेस्ट कर रहा था, वो कर रहा था कार्बोहाइड्रेट को। जब हम स्टमक में आए तब हमने देखा कि जो दोनों एंजाइम हैं, चाहे पेप्सिन है या रेनिन है, वो किसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, हमारे प्रोटीन को। तो यहीं से हमारे डाउट क्लियर हुए कि हम जो खाते हैं उसमें जो सबसे पहले डाइजेस्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से है, माउथ से। और माउथ में किस एंजाइम को रखा है, एमाइलेज, टाइलिन एमाइलेज, जो कि किसको डाइजेस्ट करेगा, माउथ को करेगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है माउथ, उसमें ही सबसे पहले डाइजेशन हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे भाई, सबसे फर्स्ट है तो जो डाइजेशन भी होगा वो वही फर्स्ट होगा। तो हम क्या कहेंगे कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि सबसे पहले किसका, कौन से न्यूट्रिएंट का जो हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, तो हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। या फिर ये क्वेश्चन आ जाए कि स्टमक में कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होता है, तो हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। वहाँ पे हमने क्या देखा, हमने HCl के बारे में जाना, उसको हमने प्रोटीन हार्मोन्स का नाम दिया और हमने उसके फंक्शन जाने। फिर हमने पेप्सिन के बारे में जाना, फिर हमने उसकी फंक्शन जाने। फिर हमने ये भी देखा कि ये जो पेप्सिन है और ये रेनिन है वो कैसे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। अब वैसे भी रहना भी चाहिए इनएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि क्या होता है, हम ऑल टाइम खाते नहीं है, और ऑल टाइम ऐसा नहीं है ना कि फूड पहले डाइजेस्ट हो गया स्टमक में फिर वो इंटेस्टाइन में चला गया। अब इन दोनों एंजाइम्स का काम ही क्या है, जब वो फूड स्टमक में डाइजेस्ट हो चुका है, स्टमक का काम खत्म हो चुका है, तो क्या है, वहाँ पे जो एंजाइम्स उनका काम भी खत्म हो चुका है, तो वो एक्टिव होकर भी क्या करेंगे, तो वो उस कंडीशन में किस फॉर्म में चले जाते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। अब ये इनएक्टिव फॉर्म में चले गए तो अब वो अब फूड कहाँ चला गया, हमारे कौन सी पार्ट में चला गया, हमारे इंटेस्टाइन में चला गया। तो ये चला गया, फूड अपने आप नहीं जाता। जैसे कि हमने ईसोफेगस में एक मूवमेंट देखी थी, जो हम कह रहे हैं कि फूड यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया। तो कैसे चला गया, फूड को रास्ता नहीं पता, ना फूड के पाँव है, ठीक है। तो कैसे चला गया, जो एक मूवमेंट हमने ईसोफेगस में पढ़ी थी, आपको बताया था, उसको हमने कौन सी मूवमेंट कहा था, क्रमाकुंचन गति, या फिर हम कह रहे थे पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। क्रमाकुंचन मतलब क्या है, क्रम के अनुसार उसमें क्या होगा, कुंचन, ठीक है। कुंचन मतलब सिकुड़ना फैलना। तो फूड उसी तरीके से, जिस तरीके से ईसोफेगस से स्टमक में आता है, उसी तरीके से कहा जाता है स्टमक से हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। तो हम ये भी, अगर क्वेश्चन ईसोफेगस में ना पूछा जाए, स्टमक के लिए पूछ लिया जाए कि स्टमक से भोजन को
इंटेस्टाइन तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो हम कौन सी मूवमेंट बताएंगे, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। ठीक है, ये पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है, ये हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा खाना मूव कर रहा है उसके लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। तो हमने क्या देखा, हमने हमारा माउथ देख लिया, फिर हमने हमारा इसोफेगस देख लिया, देन हमने हमारा क्या देख लिया, स्टमक देख लिया। अब जो नंबर आता है वो कौन सा आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो जो हमने एक डायग्राम देखा था जिसमें हमने बोला था कि लिस्ट है ये पूरे उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन की, तो हम क्या क्या इसमें खत्म कर चुके हैं, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इन डिटेल। हम ये वाला पार्ट पढ़ चुके हैं इन डिटेल, ठीक है, माउथ वाला पार्ट। फिर हम कौन सा पार्ट पढ़ चुके हैं, हम ये ईसोफेगस वाला पार्ट पढ़ चुके हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, ये जो मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे पेन से, ये जो पिंक पिंक स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा स्टमक है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट किसकी नंबर आना है, अब नेक्स्ट आएगा फूड हमारा। ये जो आपको दिख रहा है ये पिंक कलर का जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब हम भोजन को कहाँ पढ़ेंगे कि भोजन पच के कहाँ चला गया, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। तो हम माउथ में फूड को क्या कह रहे थे, बोलस कह रहे थे। अब हम स्टमक में फूड को क्या कहेंगे, हम स्टमक में हमारे जो फूड है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे काइम। ठीक है, स्टमक में जो फूड है, यहाँ पे जो फूड आएगा और जो कहाँ चला जाएगा, इंटेस्टाइन में चला जाएगा, अब उसको हम क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। काइम क्या है, कहाँ आ चुका है फूड, स्टमक में आ चुका है, स्टमक में डाइजेस्ट हो चुका है, अब वो कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद हम फूड को क्या कहने वाले हैं, हम फूड को कहने वाले हैं काइम। ठीक है, तो काइम क्या है, याद रखना, माउथ में तो क्या कहते हैं, बोलस, वही बोलस हमारे माउथ से इसोफेगस होता हुआ स्टमक में आता है। अब ये जो काइम है ये कहाँ बना है, ये काइम बना है कहाँ, स्टमक में। ठीक है, और ये काइम है क्या एक्चुअल में, काइम है यहाँ पे किसका डाइजेशन हुआ था, एक तो पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ से आया था, तो काइम का कॉम्पोजिशन क्या है, पार्शियल। पार्शियल का मतलब मैं समझा चुकी हूँ, कंप्लीट नहीं। अगर 1000 नंबर का कोई मॉलिक्यूल है तो उसको हमने 100 की चेन में तोड़ दिया, उसको हमने 80 की चेन में तोड़ दिया, उसको हमने 200 में तोड़ दिया, मतलब एक एक सिंगल में नहीं तोड़ा है, उस 1000 को हमने डिफरेंट नंबर में तोड़ा है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, पार्शियल। जब हम कंप्लीट बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वो सिंगल हो चुके हैं, जो 1000 मॉलिक्यूल थे वो 1000 की सिंगल फॉर्म में आ चुके हैं। तो यहाँ पे किसका डाइजेशन हुआ था, पार्शियल कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये हमारे माउथ से डाइजेस्ट होके आया था हाइड्रेट, और ये कहाँ से आया था, हमारे माउथ से आया था। ठीक है, इसका स्टमक में नहीं हुआ है, माउथ में हुआ था। प्लस पार्शियल प्रोटीन, जिसका डाइजेशन क्या हुआ था, पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट है, पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, और पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन, प्लस जो अनडाइजेस्टेड रह गए। ठीक है, जैसे कि हमारा फैट का डाइजेशन नहीं हुआ है और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है पार्शियली, ठीक है, तो कौन सा, प्लस यहाँ पे लिख देंगे हम फैट, जो कि कैसा है, अनडाइजेस्टेड है। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल भी, स्टमक में बिल्कुल भी और माउथ में इसका कुछ भी डाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये कैसा है, अनडाइजेस्टेड है। इसको हमने क्या बोला है, इन तीनों को मिलाकर हमने क्या बोला है, किसको, पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन और अनडाइजेस्टेड फैट, ये तीनों मिला के क्या बन रहे हैं, ये तीनों मिलाकर इनका जो कंप्लीट फॉर्म है, या इसको जो इनकी जो एक समूह है उसको हम क्या कह रहे हैं, काइम कह रहे हैं। और ये काइम कहाँ रहता है, हमारे स्टमक में। ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन, तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, हमारे स्टमक में। ठीक है, इन तीनों को, ये प्लस ये तीन मिला के क्या बना रहे हैं, काइम मिला रहे हैं। और यही काइम हमारा कहाँ पहुंचेगा, यही काइम हमारा जाएगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ में आ गया कि अब आगे क्या होने वाला है, जो हमने काइम बनाया है, काइम कहाँ बनाया है, हमारे स्टमक में। कॉम्पोजिशन क्या है इस काइम का, इस काइम का कॉम्पोजिशन क्या है, ये क्या है इसका कॉम्पोजिशन, इस काइम का।
और लोकेशन कहाँ है, बना कहाँ है, स्टमक में। तो ये जो कॉम्पोजिशन है इसका कि पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन प्लस फैट, अनडाइजेस्टेड फैट, ये सब मिलके आप कहाँ पहुंच जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होना है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड है वो कंप्लीट हो जाएंगे, जो अनडाइजेस्टेड है वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो आगे की जो प्रोसेस होनी है, ठीक है, कि ये जो प्रोसेस होनी है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट है जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड हो जाए, वो कहाँ होनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कौन से पार्ट में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से ऑर्गन में होता है, तो आंसर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट तो कहाँ हो जाएगा, स्टमक में, लेकिन जो प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन है वो कौन से पार्ट में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और फैट का डाइजेशन पूछे कि फैट का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होगा, तो वो भी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या छोटी आंत है, जिसे हम छोटा कह रहे हैं, वहां पे क्या होना है, बहुत बड़ा 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 काम होना है। ठीक है, जो नहीं हुआ था वो भी होगा, जो थोड़ा बहुत हो चुका है वो भी डाइजेशन होगा। तो जो मेन काम है वो कहाँ होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे बड़ा अंग है वो हम किसे मानते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को मानते हैं। क्या बोला हमने इसके बारे में कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। अगर आपको याद है तो मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल की पूरी एक लंबाई बताई थी, जो कि क्या थी वो लंबाई एलिमेंट्री कैनाल की, 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर बताई थी। और अगर हम फीट की बात कर रहे थे तो कितनी फीट थी, 32 फीट। ठीक है, ये किसकी है, ये है एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ। किसकी लंबाई थी, कंप्लीट जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जो कि हमारे माउथ से शुरू होती है या और एनस तक जाती है, उसकी लंबाई मैंने क्या बताई थी, 9 मीटर बताई थी। और फीट में हम देख रहे थे 32 फीट थी। किसकी है ये, एलिमेंट्री कैनाल। बताने की अब जरूरत नहीं है, किसको कह रहे थे हम, आहार नलिका को, जो कि मुख से शुरू होकर एनस तक जा रही है। तो उसकी खुद पूरी लेंथ कितनी थी, 9 मीटर थी। तो इस 9 मीटर से मैंने बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 9 में से 6 मीटर की तो हमारी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक है, और हम फीट की बात करें तो कितना है, 20 फीट। तो लेंथ कितनी है इसकी, 20 फीट, और मीटर में हम कहें तो 6 मीटर। तो एलिमेंट्री कैनाल की 9 मीटर में से 6 मीटर हमारा सिर्फ क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये तो गलत बात है ना कि इतनी बड़ी है और नाम इसको क्या दे दिया, स्मॉल। ठीक है, क्यों हमें कंफ्यूज किया गया कि क्यों इसको, जब इतनी बड़ी है तो इसको क्यों नहीं लार्ज इंटेस्टाइन दे दिया गया, नाम दे सकते थे इसको भी, ताकि हमें याद भी रहता। अगर क्वेश्चन अगर ये आता हमारे एग्जाम्स में, जो ठीक है जिसने पढ़ा है उसको पता है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसको अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वहां पे अगर ऑप्शन में लार्ज इंटेस्टाइन आएगा तो वो तो यही करेगा ना, लार्ज ही करेगा कि लार्ज, जब नाम में ही लार्ज छुपा हुआ है तो मैं क्यों, तो जिसने नहीं पढ़ा है तो वो तो वहीं टिक करेगा। तो ऐसा क्यों कर दिया गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन नाम दे दिया गया और है वो छोटी, और नाम रख दिया गया और है वो लंबी सबसे, और लार्ज इंटेस्टाइन नाम दे दिया गया तो वो है सबसे छोटी। तो ऐसा क्यों कंफ्यूज किया गया, तो इसलिए किया गया क्योंकि लेंथ में तो लंबी है, लेकिन जब हम इसका डायामीटर देखते हैं या फिर हम इसका व्यास देखते हैं तब वो कितना होता है, ओनली 1 इंच। ठीक है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग हमने इसका नाम नहीं रखा है, हमने इसका नाम रखा है डायमीटर के अकॉर्डिंग। जब आप डायग्राम देख रहे थे तब आपने देखा होगा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है लेंथ में तो छोटी है लेकिन उसका डायमीटर बड़ा है। ठीक है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग नाम ना रखिए, हमने इसका नाम किसके अकॉर्डिंग रखा है, डायमीटर के अकॉर्डिंग। तो उसका डायमीटर कम होता है इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, अब देखो क्या हुआ था, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें कि हमारा, ठीक है, ये क्या है, ये माउथ लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, हुआ क्या था एक्चुअल में, ये क्या हमारी माउथ। ठीक है, माउथ से सीधा कहाँ आया खाना, ईसोफेगस में। ईसोफेगस से कहाँ जाएगा खाना हमारा ये जो थैलेड नुमा संरचना है जिसे हमने क्या कहा है, स्टमक में आ गया। ठीक है, स्टमक से अब ये कहाँ जाएगा फूड, अब ये कहाँ जाएगा फूड, अब ये जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में।
तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है स्मॉल, ये वाला जो आपको विदाउट कॉइल्ड पार्ट दिख रहा है, किसका है? इंटेस्टाइन का है। तो क्या है इसका? ये हमारा माउथ है, ठीक है, ये हमारी ईसोफेगस है, अब ये हमारा क्या आ गया? स्टमक। अब स्टमक के बाद क्या हो जाती है हमारी? कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाता है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे है आप देखेंगे कि ये यहाँ पे गया, फिर इसके ऊपर होता है हमारे, छोटा डायग्राम बनेगा थोड़ा फिर भी, ठीक है। फिर ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन की इसके अंदर कैसे होती है? छोटी छोटी छोटे छोटे कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये क्या है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से इंटेस्टाइन शुरू हो गई। इंटेस्टाइन कहाँ जाती है? ये जो आपको थोड़ी डायमीटर में बड़ी दिख रही है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन पार्ट में, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में एकदम कॉइल्ड होकर घुसी रहती है, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट था। अभी हम नेक्स्ट डायग्राम में भी देखेंगे कि क्या क्या कैसे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन? एक होता है डियोडिनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारा ये जो स्टमक था, इससे जो जा रही थी, ये जो आपको विदाउट कॉइल्ड, अनकॉइल्ड जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये था हमारा स्टमक, ठीक है। और ये स्टमक अपना फूड कहाँ डाल रहा था? यहाँ पे एक गेट बताया था मैंने, पाइलोरिक गेट, जो कि क्या कर रहा है? भोजन के इधर उधर मूवमेंट को रोक रहा है। जैसे ही अगर खाना इधर आ गया, इंटेस्टाइन में आ गया, तो वापस स्टमक में नहीं जा सकता, या फिर स्टमक में आ गया तो इंटेस्टाइन में घूमने के लिए नहीं जा सकता। तो ये जो आपको दिख रहा है अनकॉइल्ड पार्ट, जहाँ पे स्टमक खत्म हो रहा है, ये क्या है? हमारी इंटेस्टाइन ही है। और इंटेस्टाइन में जो 3 पार्ट है, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम, उसमें कौन सा पार्ट है? ये है डियोडिनम, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? ग्रहणी। क्या कहते हैं हम? ग्रहणी। तो 3 पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो है डियोडिनम, और कैसा है? नॉट कॉइल्ड, मतलब कॉइल्ड नहीं है। और कितना लंबा है? इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। देन सेकंड, फिर ये जो मूव करती है, अगर हमने अभी स्ट्रक्चर बनाई थी तो कैसे बनाई थी? यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे क्या थी? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन थी, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो मूव करती है, कैसे मूव करती है? यहाँ से निकलती है और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे अरेंज होती है। तो ये जो इंटेस्टाइन है वो कैसी हो गई? हाईली कॉइल्ड, मतलब कॉइल्ड मतलब कुंडलित संरचना, ठीक है। तो ये जो कॉइल्ड वाला पार्ट है वो होता है हमारा जेजुनम, और ये अपर वाला पार्ट क्या है हमारा? जेजुनम, और नीचे लोअर वाला पार्ट है हमारा इलियम। समझ में आया वाली बात कि डियोडिनम कौन सा पार्ट है जो कि कैसा है? अनकॉइल्ड है, और जो जेजुनम और इलियम है वो कैसे हैं? हाईली कॉइल्ड। जो आपको यहाँ दिख रही होगी इस स्ट्रक्चर में, ये थोड़ी जो मैं कॉइल्ड एक संरचना बना रही हूँ, तो अपर वाली कौन सी है? अपर वाली है हमारी जेजुनम है, ये वाली कौन सी? हमारी जेजुनम, और ये वाली कौन सी? हमारी इलियम, नीचे वाली, जो कि कहाँ खुलेगी? जो कि कहाँ ओपन होगी? लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगी, उसे हम क्या कहेंगे? हमारी इलियम। तो समझ में आ गए 3 पार्ट, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। डियोडिनम कैसा है? नॉट कॉइल्ड, ये जो वाला पार्ट है जो स्टमक जहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे स्टमक की एंडिंग हो रही है, वो है डियोडिनम। देन एंटर कर रहा है वो डियोडिनम किसमें? हाईली कॉइल्ड पार्ट में, जेजुनम, जिसकी लंबाई कितनी है? 8 फीट। याद रखना ये सब लेंथ, क्योंकि पूछ सकते हैं सिंगल क्वेश्चंस में। और इलियम लास्ट वाला पार्ट है जो कि कहाँ ओपन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और ये कितना फिट है? ये 12 फीट है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन का एक बेसिक सा नॉलेज हो गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने क्या बोला है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे लंबा ऑर्गन है। और क्या काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन? मैंने बताया कि जो भी अनडाइजेस्टेड रह गया है
जिसका अभी तक पाचन शुरू ही नहीं हुआ है, वो भी कहाँ जाके डाइजेस्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो भी हमने पार्शली डाइजेस्टेड कर लिया है, जस्ट लाइक अ कार्बोहाइड्रेट जो कि हमने माउथ में कर लिया है, या फिर प्रोटीन जो कि हमने कहाँ कर लिया है? स्टमक में कर लिया है, जो पार्शली टूट चुके हैं उनको कंप्लीटली हम कहाँ तोड़ेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में तोड़ेंगे। तो जो मेन काम होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाला है। तो अगर आप याद करें, है ना, मैंने क्या बोला, सबके साथ एक ग्लैंड चलेगी, तो अगर आप याद करें कि इतना मेन काम होने वाला है, तो जो मेन ग्लैंड्स हैं वो भी कहाँ रखी गई होंगी? वो भी कहाँ रखी गई होंगी? वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन को ही दी गई होंगी ना, क्योंकि जो मेन काम है वो कहाँ हो रहा है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो जो मेन ग्लैंड्स है हमारे बॉडी की, वो भी कहाँ पर रखी गई है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही रखी गई है। तो कौन सी है वो 2 ग्लैंड? ठीक है, वैसे तो मैंने ही बता दिया 2 है, लेकिन कौन सी है वो 2 ग्लैंड? अगर आपको याद आ रहा है वो डायग्राम, तो आपको दिख रहा होगा कि स्टमक के एंड के बाद ऐसे जो सिंपल एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, वहीं पे कुछ एक बलून लाइक स्ट्रक्चर थी, ठीक है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर थी, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी। तो कौन सी थी वो थी हमारी लीवर। फिर हमारा क्या था? पैनक्रियाज। और लीवर के साथ अटैच एक बलून लाइक स्ट्रक्चर थी, जैसे हमने क्या कहा था? गॉल ब्लैडर। तो आगे हम क्या बात करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर तो जान ली हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की, अब हम आगे जानेंगे कि वो कौन सी मेन ग्लैंड्स हैं जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सी ग्लैंड्स। तो लीवर के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या था लीवर के बारे में? तो लीवर के बारे में मैंने बताया था, लीवर जो हमारी बॉडी की कौन सी है? सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है हमारी बॉडी की, या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर है, ठीक है। और काम क्या है इसका? काम है इसका बाइल जूस बनाना। अब ये देखेंगे कि बाइल जूस होता क्या है, कोई एंजाइम है या नहीं है, काम का डाइजेशन करता है या हेल्प करता है, क्योंकि अभी तक हमने कितना सारा पढ़ा है कि कुछ तो डाइजेशन करा रहे हैं और कुछ हेल्प करा रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि ये क्या काम कर रहा है और उसका जो सिक्रीशन है वो हेल्प करेगा या फिर क्या करेगा? डाइजेशन करेगा। तो लीवर के बारे में देखते हैं। अब एक टर्म दे रखा है हिपैटोलॉजी, ठीक है। हिपैटोलॉजी क्या है? अगर जब भी हम किसकी स्टडी करेंगे, हम जब साइंस की ब्रांच में किसकी स्टडी करेंगे किसकी? लीवर की। तो उस ब्रांच को हम क्या कह देंगे? हिपैटोलॉजी। समझ में आ गया? हिपैटोलॉजी हमने किसके लिए कहा है? साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम किसके स्टडी करने वाले हैं? लीवर की स्टडी करने वाले हैं, तो उसे हम कहेंगे हिपैटोलॉजी। आपने हिपैटिक डिपार्टमेंट अलग से पढ़ा होगा, आप कहीं हॉस्पिटल गए होंगे तो आप देखेंगे कि एक हिपैटिक डिपार्टमेंट अलग होता है, वहाँ पे सिर्फ किसके बारे में बात होती है? लीवर के बारे में बात होती है। तो कहीं भी टर्म आ जाए हिपैटिक, तो आपको क्या समझ में आ जाएगा? यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हिपैटिक, ठीक है। हीमोसाइट्स, हीमो, ये एच से कुछ शब्द हैं जो है ना एक दूसरे से मेल जोल करते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ लीवर की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? हिपैटोलॉजी या हिपैटिक। तो लीवर या हिपैटिक कोई भी टर्म आ जाए तो आपको क्या समझ लेना है? हम यहाँ किससे रिलेट कर रहे हैं? यकृत या हमारे लीवर से कर रहे हैं। अब ये नेक्स्ट लाइन कह रही है हेपेटिक सेल्स। अब ये जो क्या है? लीवर क्या है? लीवर क्या है हमारा? लीवर जो है हमारा एक ऑर्गन ही तो है, ठीक है। हमने लार्जेस्ट ऑर्गन ही तो बोला है। लीवर क्या है? एक ऑर्गन ही तो है। और हमें ये पता है कि जो ऑर्गन होते हैं वो किससे बने होते हैं? ऑर्गन किससे बने होते हैं? अगर हम याद करें तो हमें पता है हमारी सबसे छोटी यूनिट है सेल। सेल्स ग्रुप बनाती हैं किसमें? टिश्यू में। और ये टिश्यू जाते हैं क्या बनाते हैं? हमारे ऑर्गन बनाते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारा लीवर है वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। और वो सेल्स जो कि लीवर का निर्माण करती हैं या लीवर को फॉर्म करती है, वो सेल्स कहलाती है हेपेटिक सेल्स, ठीक है। तो हमने क्या कहा? स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटोलॉजी। और फिर हमने कहा जो सेल्स किसको फॉर्म कर रही है? लीवर को फॉर्म कर रही है, वो कौन सी है? हेपेटिक सेल्स। अब ये हेपेटिक सेल्स की एक बहुत अच्छी क्या है? एक क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है?
इनमें क्या होता है, हाईएस्ट रीजनरेशन हाईएस्ट, बहुत ही ज्यादा इनमें एक पावर होती है, रीजनरेशन की पावर होती है। अब रीजनरेशन क्या होता है, या फिर हम इसे क्या कह रहे हैं, पुनर्जनन, ठीक है। पुनर मतलब पुनः मतलब वापस, या री मतलब रिपीट। हम बार बार कहते हैं ना, रिपीट करा रही हूँ, रिवीजन करा रहे हैं, तो रिवीजन क्या करा रहे हैं, वापस से जो बैक साइड वाली चीजें हैं उनको ही तो वापस लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुनर्जनन का मतलब क्या है, अगर लीवर का कोई पार्ट काट दिया जाए या लीवर कोई गलती से कट गया है, तो वापस से क्या हो जाता है, रीफॉर्म हो जाता है। समझ में आया मैंने क्या बोला, कि लीवर का अगर कोई भी पार्ट, देखो ये लीवर है, ये तो समझ में आ गया ना। लीवर क्या है, ऑर्गन सेल से बना होता है, और जो लीवर की सेल्स होती है उन्हें हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उन्हें हेपेटिक सेल्स। अब मैंने उनकी क्वालिटी क्या बता दी, ये मैंने एक क्वालिटी बता दी कि इनमें एक पावर होती है रीजनरेशन की। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये माना ये हमारा लीवर है, ठीक है, हमने इसे काट दिया बीच में से, 60% हिस्सा यहाँ गया और 40% हिस्सा यहाँ आ गया। अब ये 60% वाला जो हिस्सा है अपने आप को इतनी जल्दी डिवाइड करेगा और कंप्लीट किस्सा हो जाएगा 100%, मतलब पूरा का पूरा लीवर हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। और जो 40% हिस्सा है ये भी अपने आप में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सेल्स है, सेल्स क्या करती हैं, कैसे बनाती हैं ऑर्गन, जब वो डिवाइड करती हैं अपने नंबर को इंक्रीज कर देती हैं, और ये नंबर इंक्रीज करके एक ग्रुप बना देता है, और इस ग्रुप को टिश्यू कह देते हैं, और टिश्यू अपने काम के अकॉर्डिंग क्या बन जाते हैं, ऑर्गन, ठीक है। तो इनकी सेल्स में इतनी ज्यादा डिवीजन की कैपेसिटी होती है कि ये क्या करते हैं, अपने आप ही अगर गलती से कट जाए या फिर खराब हो जाए तो रीजनरेट होती रहती हैं, ठीक है। तो हमें ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, आपसे ये पूछ लिया जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम की कौन से ऑर्गन है जो रीजनरेट हो सकता है, या हम उसको काट दें, ठीक है, या हम उसे किसी को डोनेट करना चाहें, तो वो वापस से हमारे शरीर में क्या हो सकता है, बन सकता है, तो कौन है, लीवर। आप लीवर को इजीली डोनेट भी कर सकते हैं, अगर आप किसी को लीवर देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं, बिकॉज आप क्या करेंगे, आपके लीवर का कुछ पार्ट ले लेंगे, वो थोड़ा पार्ट दूसरे पर्टिकुलर पर्सन में डाल देंगे, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर पर्सन में जो पार्ट गया है उसकी सेल्स क्या करेंगी, डिवाइड होना शुरू करेंगी, तो जितना अगर 40% पार्ट लिया है तो 60% बना के क्या कर लेंगी, पूरा का पूरा एक लीवर बना लेंगी, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट जो कि रीजनरेट हो सकता है, जिसमें रीजनरेशन की मतलब उसमें खुद को अपने आप को बनाने की पावर होती है, वो क्या, कौन सा है, लीवर है। तो अगर रीजनरेशन आपको यहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा तो आपने एग्जांपल देखा होगा, छिपकली जो हमारे घर में होती है ना, जो हमारे छोटी छोटी जो घूमती रहती है, उनकी जब टेल कट जाती है उसको भी हम क्या कहते हैं, उनमें भी रीजनरेशन की पावर होती है। तो रीजनरेशन की पावर कोई जादू नहीं है, ठीक है, कोई मैजिक नहीं है कि भगवान ने ऊपर से एक आशीर्वाद भेजा और ये कट गया तो भगवान के आशीर्वाद से वो एक लाइट सी आई और नया बन गया। रीजनरेशन हमारी सेल्स की पावर है। हमारी बॉडी में कुछ जगह सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, बहुत जल्दी डिवाइड करती रहती है और अपना नंबर बना लेती हैं, और वो नंबर जब ग्रुप हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, हमारा ऑर्गन। तो ऐसी कौन सा ऑर्गन है जिनमें डिवाइड की कैपेसिटी है या हाईली रीजनरेशन है, तो वो है हमारा लीवर, ठीक है। ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कि लीवर को हम डोनेट भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई करना चाहे तो इजीली कर सकता है, क्योंकि लीवर जो है आजकल जो सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं वो किडनी और लीवर ही है। अब क्या है, इसका जो लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन जो लीवर है वो हमारा कैसा है, लार्जेस्ट। ये तो मैं शुरू से ही बोलती आ रही हूँ, जहाँ भी मैं डायग्राम देख रही हूँ वहां मैं आपको बताती जा रही हूँ कि लीवर कैसा है, लार्जेस्ट है और हैवीएस्ट है। अगर लार्जेस्ट है तो पता चल गया, और अगर हैवीएस्ट में तो उसका वेट क्या है, उसका वेट है 1.5 to 1.7 किलोग्राम, ठीक है। कितना वेट है, 1.5 to 1.7 किलोग्राम। तो अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, लीवर। कौन सा ऑर्गन है लार्जेस्ट, लीवर। हैवीएस्ट कौन सा है, लीवर, ठीक है, समझ में आ गया। डाइजेस्टिव सिस्टम का लार्जेस्ट है लीवर। और ग्लैंड्स में अगर पूछ लिया जाए, अगर और वैसे पूछा जाए तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, लेंथ में अगर पूछे कि लंबा कौन है तो वो कौन है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ से मुझे लगता है
आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं कि हिपैटोलॉजी टर्म आता है, बहुत जगह पूछा जाता है कि हिपैटोलॉजी क्या है, या फिर हिपैटिक सेल्स किस में है, कौन से ऑर्गन्स हैं जिनमें क्या मिलती है, हिपैटिक सेल्स मिलती हैं, ठीक है, या फिर हाईली रीजनरेटिव ऑर्गन कौन सा है कि किसी हमारे बॉडी का वो ऑर्गन जिसे काट दिया जाए वो वापस से उसी फॉर्म में आ जाएगा, तो वो भी क्या है, लीवर है। और हैवीएस्ट कौन सा है, वो भी क्या है, हमारा लीवर है। तो ये जो लीवर है जिसके बारे में हमने इतनी बड़ी बात कर ली, इतनी सारी बात कर ली, अब इसका काम क्या है, ठीक है, अब इसका काम क्या है वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि लीवर ही नहीं, पेनक्रियाज भी हमारा इन्वॉल्व है इस स्टमक में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है। तो ये कैसे अरेंज है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, पहले इनका कनेक्शन देखेंगे, लीवर का, गॉल ब्लैडर का और पेनक्रियास का, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएंगे कि एक हम आगे जब पढ़ेंगे ना हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, कि ये डक्ट क्या है, कहाँ से आई है, तो उसके लिए पहले हम क्या समझेंगे, एक कनेक्शन समझेंगे। तो ये हमने देखा कि ये हमारा स्टमक वाला पार्ट था, ये हमारा ईसोफेगस आया, फिर ये हमारा स्टमक आ गया जो कि कैसे एक अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर पे क्या हो गया, एंड हो गया। ये हमारा ईसोफेगस है, वो फूड पाइप, फिर हमारा स्टमक शुरू हो गया और स्टमक किसमें एंड हुआ, एक अनकॉइल्ड पाइप लाइक स्ट्रक्चर में हुआ, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, लेकिन कैसा है, अनकॉइल्ड है। और इसको हमने क्या टर्म दिया था, इसको हमने टर्म दिया था डियोडिनम। क्या है ये अनकॉइल्ड पार्ट, इसको हमने बोला था डियोडिनम, डियोडिनम। इसको यहाँ ना लिख के हम कहीं, क्या है ये, डियोडिनम। ठीक है, क्या है ये, डियोडिनम। फिर हमने जब हम लिस्ट देख रहे थे, जब मैंने आपको एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पूरा लिस्ट दिखाई थी, तब हमने आपको दिखाया था कि इस डियोडिनम के ऊपर और इस स्टमक के पास एक अम्ब्रेला लाइक एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे ही हमने क्या कहा था, हमारा लीवर कहा था। कैसी स्ट्रक्चर है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, जो कि इसको पूरा कवर कर रही है, ठीक है। इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं, देखो ऐसी एक स्ट्रक्चर हमने देखी थी, ये थी हम, ये क्या है, इतना लार्जेस्ट जो पार्ट है वो हमारा क्या है, डियोडिनम, वो सॉरी क्या है, ये हमारा लीवर है। इस लीवर से ही एक और हमारा ऑर्गन है जो कनेक्ट होता है, कौन सा होता है वो ऑर्गन, हमारा बलून लाइक जो एक स्ट्रक्चर होती है जो उससे कनेक्ट होती है, वो क्या है, वो है हमारा गॉल ब्लैडर। बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये जो हमारा लीवर है इससे ही कनेक्ट होती है, ये हमारा गॉल ब्लैडर। क्योंकि मैंने आपको इसका वर्क, लीवर का वर्क बताया था कि लीवर का एक काम होता है क्या, बाइल जूस सिक्रीट करना। तो जो हमारा लीवर है वो ऑल टाइम काम करता रहता है, 24 आवर इंटू 7 ऑल टाइम वर्क करता रहता है, ऑल टाइम क्या करता रहता है, बाइल जूस का प्रोडक्शन करता रहता है। तो बाइल जूस का प्रोडक्शन ऑल टाइम हो रहा है, लेकिन हम ऑल टाइम खाते नहीं है, हम सोते भी हैं, या हम कभी हम स्किप भी करते हैं ना मील को, हर मील का एक टाइम होता है कि 3-3 घंटे में, तो उसका करें क्या, लीवर तो अपना काम करे जा रहा है, तो जो एक्स्ट्रा सिक्रीट हो रहा है वो तो क्या जबरदस्ती हम डाल नहीं सकते, तो जो एक्स्ट्रा सिक्रीट हो रहा है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, हमारे गॉल ब्लैडर। जो आपको जो बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर, जो एक्सिस में हमारा बाइल जूस होता है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में हो जाता है, ठीक है। जो क्योंकि लीवर का काम क्या है, 24 घंटे काम करते रहना, बाइल जूस बनाते रहना, बट डाइजेशन की प्रोसेस 24 घंटे नहीं चलती, क्योंकि हम वर्क पे भी जाते हैं, हम हमारे काम पे भी जाते हैं, वहाँ पे हम कुछ नहीं खाते हैं, तो वो एक्सेस जो जूस निकल रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोरेज के लिए जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, गॉल ब्लैडर। तो क्वेश्चन आ जाए, बनाता कौन है, बनाता कौन है, बनाता है लीवर बाइल जूस को, और इसका स्टोरेज है वो कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। इसलिए तो क्या होता है कि जो गॉल ब्लैडर है, अगर रिमूव का पथरी हो जाती है गॉल ब्लैडर में, ठीक है, तो हमें उसे रिमूव करना होता है, तो डॉक्टर कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, एक वैसे तो क्या है, हमारी बॉडी का एक पार्ट जा रहा है, रिमूव हो रहा है, लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी होता तो काम चल जाता है, क्योंकि
बनाने का काम लीवर के पास है और स्टोर करने का काम कहाँ है, गॉल। तो वो सिर्फ स्टोर करने का काम कर रहा है, बनाने का काम नहीं कर रहा है। बनाने का काम कर रहा होता तो शायद रिमूव करने में प्रॉब्लम हो जाती। अगर बनाने के में बनाना होता तो शायद फिर हमारा लिपिड का डाइजेशन हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो स्टोर कर रहा है इसलिए इसको कभी कभी रिमूव भी करना पड़ जाए तो रिमूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं डॉक्टर कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, ऑयली चीजें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक तो पहले से ही बनी बनाई चीज रखी हुई थी, जैसे खाया वैसे पच जाए, लेकिन वो जब पार्ट हट गया है तो जब वो सिक्रीट होगा तभी तो डाइजेस्ट हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए गॉल ब्लैडर का काम क्या है, जो हमारे बाइल जूस है, हम देखेंगे कि बाइल जूस क्या होता है या जिसे हम पित्त रस कहते हैं वो क्या होता है। लेकिन स्टोर बनाने का काम है लीवर के पास, फॉर्मेशन होगा लीवर के पास, और स्टोर कौन रखेगा, गॉल ब्लैडर के पास। तो जो लीवर होता है वो 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है, राइट एंड लेफ्ट। इन दोनों से क्या निकलती हैं, डक्ट निकलती हैं। ये डक्ट क्या है, एक नलिका ही होती है। डक्ट का काम क्या है, नलिका का काम करती है, जिनके थ्रू हमारा जो बाइल जूस बन रहा है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, कहाँ आएगा ये बाइल जूस, हमारा फूड कहाँ चला गया, हमारा फूड चला गया है इंटेस्टाइन में। इनके थ्रू ही हमारा जो फूड है जो इंटेस्टाइन में चला गया है, वहां पे ये क्या कर देती है, हमारे बाइल जूस को सिक्रीट कर देती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ के ऊपर ये हमारा क्या है, डॉडिनम वाला पार्ट। तो ये क्या है, हमारी डक्ट्स हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, हिपैटिक डक्ट भी कहते हैं। और ये जो एक डक्ट है वो किससे कनेक्टेड होती है, एक डक्ट किससे कनेक्ट होती है, एक डक्ट कनेक्टेड होती है हमारे गॉल ब्लैडर से। ठीक है, ये कौन सी डक्ट है, ये भी क्या है, हिपैटिक डक्ट है, जो कि हमारे गॉल ब्लैडर से जो जूस जा रहा है वो तो जब डाइजेशन हो रहा है तब तो जूस कहाँ जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब नहीं हो रहा है, जब यहाँ पे लीवर क्या बना रहा है, बाइल जूस बना रहा है, जब डाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये जूस कहाँ चला जाएगा, हमारे गॉल ब्लैडर में चला जाएगा। ठीक है, वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। फिर फर्दर हमने फिर कुछ खाया तो ये स्टोर हुआ जो हमारा बाइल जूस है वो डाइजेशन के लिए पहुंच जाएगा। तो ये कनेक्शन समझ में आया कि लीवर है, ठीक है, लीवर कहाँ है, स्टमक के पास में है, और किससे कनेक्टेड है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये जो कनेक्शन है वो किससे है, हिपैटिक डक्ट से, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, हिपैटिक या कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और डक्ट है जो कि किससे अटैच है, गॉल ब्लैडर से भी अटैच है। ठीक है, गॉल ब्लैडर मैंने बता दिया, अगर डाइजेशन हो रहा होगा तो कहाँ चला जाएगा, बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में। नहीं हो रहा होगा तो एक और डक्ट, हमने एक और पाइप लगा दिया कि नहीं हो रहा है तो तुम कहाँ चले जाओ, गॉल ब्लैडर के पास चले जाओ। तो ये कौन सी डक्ट हो गई पूरी, हम इसको क्या बोलेंगे, इस पूरी डक्ट को बोलेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन क्यों कह रहे हैं, कि वही डक्ट हमारी जा रही स्मॉल इंटेस्टाइन में। हिपैटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लीवर से निकल रही है। कॉमन क्यों कह रहे हैं, एक डक्ट तो किससे कनेक्ट हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और एक किससे कनेक्ट हो रही है, गॉल ब्लैडर से। कॉमन हिपैटिक डक्ट। और कनेक्शन का भी मैंने बता दिया, अगर डाइजेशन होगा तो यहाँ पे बाइल जूस पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, अगर नहीं होगा तो जो दूसरी डक्ट है वो बाइल जूस को कहाँ ले आएगी, गॉल ब्लैडर में स्टोर करने के लिए ले आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर हम देखते हैं, यहाँ पे इस स्टमक के नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाज। ये भी क्या करेंगी, डक्ट है, ग्लैंड्स हैं, कुछ ना कुछ सिक्रीशन करेंगी। लेकिन इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात जानेंगे कि ये 2 तरीके से काम करती है। इसको हमने अभी तक जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोली है उनको हमने क्या बोला है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोली। हमने क्या बोला है कि जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो कैसी हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मतलब अपने जो एक्सो मतलब मैंने बताया था बाहर, अपने जो श्रावण को बाहर की तरफ या किसी नलिका के थ्रू पहुंचा देती हैं उन्हें कहते हैं एक्सोक्राइन। और जो एंडोक्राइन होती है वो एंडो मतलब अंदर की तरफ, अपने श्रावण को अंदर ही रखती है, और उनका माध्यम क्या है, उनका माध्यम ब्लड होता है, वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैलते हैं। और जो एक्सोक्राइन होती है वो किसी डक्ट के फॉर्म में चली जाती हैं। तो यहाँ पे जो हम पैनक्रियाज पढ़ रहे हैं, अभी तक तो लीवर, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सब कैसी थी, एक्सोक्राइन। लेकिन जब हम पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी पैनक्रियाज है वो कैसी है, हेट्रोक्राइन। हेट्रो का मतलब जब मैंने तीज पढ़ाया था बताया था, हेट्रो मतलब डिफरेंट, मतलब ये एक्सोक्राइन की तरह भी वर्क करती हैं और
एंडोक्राइन की तरह वर्क करती है। तो जब ये इसका काम देखेंगे, अभी तो हम लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ अभी मैं एक कनेक्शन बता रही हूँ कि कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब हम इसके बारे में देखेंगे तो हम देखेंगे कि हेट्रोक्राइन एक्सोक्राइन की तरह कैसे काम है और एंडोक्राइन की तरह कैसे काम है। तो ये पैनक्रियाज है, यहीं से ये पैनक्रियाज कहाँ अटैच होता है, ये होता है हमारे ड्यूडेनम वाले पार्ट से, और यहाँ पे जो हमारी कॉमन हेपेटिक डक्ट थी वो भी कहाँ अटैच होती है, आके कहाँ पे हो जाती है, इस पैनक्रियास से अटैच हो जाती है। मतलब जो लीवर का जो जूस है वो वहाँ पे किससे अटैच हो जाता है, पैनक्रियास से। फिर ये जाके इकट्ठी कहाँ चली जाती है, हमारे इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे जो डक्ट बन रही है ग्रीन वाली, जो कि किससे अटैच है, गॉल ब्लैडर से भी है, लीवर से भी और पैनक्रियास से भी है। इस डक्ट को हम क्या कहते हैं, इस डक्ट को हम बोलते हैं, ये जो डक्ट दिख रही है इसको हम बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि एक तो लीवर से आ रही है और किससे अटैच हो रही है, पैनक्रियास से हो रही है। तो इसके लिए हमने इसको नाम दिया है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। आगे समझ में, जो लीवर से डक्ट आ रही थी उनको तो हमने हेपेटिक बोला, फिर आगे जाके वो डक्ट किससे कनेक्ट हो गई, गॉल ब्लैडर से, ठीक है, क्योंकि हमें जूस पहुंचाना है इंटेस्टाइन तक, बट जब काम ही नहीं हो रहा है तो जूस कहाँ जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा गॉल ब्लैडर तक। तो स्टोर कहाँ होगी, गॉल ब्लैडर में। तो ये जब दोनों डक्ट मिली तो हमने इसको कह दिया कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। फिर हमने देखा कि पैनक्रियास भी है, पैनक्रियास की खुद की भी अपनी एक डक्ट है जिसे हम वो देखेंगे कि डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं। नेक्स्ट जब भी मैं क्लास लूंगी, अब नेक्स्ट टाइम जब क्लास लूंगी तो बताऊंगी कि पैनक्रियास की भी अपनी एक डक्ट होती है जिसे हम डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं। जब ये लीवर से आती हुई जो डक्ट है वो पैनक्रियास से भी कनेक्ट हो जाती है, तब हम इसे क्या कहते हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये जो 3 ग्लैंड्स हैं वो कैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है, उसका कनेक्शन आज हमने देखा है। कल हम बात करेंगे इन लीवर की, ठीक है, पैनक्रियास की, फिर और उसके बाद में देखेंगे कि इनके क्या जूस है, इनकी क्या सिक्रीशन है और कैसे डाइजेशन होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।